नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्लास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है वो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न जो यहाँ पे लिए गए हैं वो किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रश्न ज्यादा रिपीट होते हैं। तो स्टैटिक जीके के बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और इस क्लास में सारे प्रश्नों का रिवीजन भी कराया जाएगा और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए उन सभी प्रश्नों को भी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है। तो सिलिकॉन वैली के बारे में पूछ रहा है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये जियोग्राफी से प्रश्न है, ये जियोग्राफी में आता है। तो सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पे स्थित है, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। और कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्रश्न में ही लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में पड़ता है। ठीक, अब अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे कि बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। किसे? बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं और इसे ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु को ही भारत का स्पेस सिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे बेंगलुरु के बारे में। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं आखिर ये सिलिकॉन होता क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन एक धातु होती है, सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे। ये एक धातु होती है जो कि अर्धचालक होती है। कैसे होती है? ये अर्धचालक होती है। सिलिकॉन एक अर्धचालक होती है। ठीक, अर्धचालक का मतलब जिसमें चालकता कम हो उसे क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि सिलिकॉन से किस चीज का निर्माण होता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह का निर्माण किससे होता है? आईसी चिप का निर्माण जो है सिलिकॉन से किया जाता है। इसके अलावा आप लोग एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि सौर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, सौर ऊर्जा जो पैनल होता है वो किससे बनता है, तो सौर ऊर्जा जो पैनल होता है उसके निर्माण में भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिलिकॉन का यूज किया जाता है। साथ में सिलिकॉन के साथ में सिलिकॉन और गैलियम से इसको बनाया जाता है। किससे? सिलिकॉन और गैलियम से बनाया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपका सौर ऊर्जा पैनल होता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। देखिए साथ में क्लास में रिवीजन भी करते चलते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है। जब पूछे संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली तो कैलिफोर्निया में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। अब सिलिकॉन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ये अर्धचालक होता है सिलिकॉन। अब इससे किस चीज का निर्माण किया जाता है, तो कंप्यूटर के आईसी चिप वगैरह का निर्माण किया जाता है। ये सिलिकॉन से ही बने होते हैं। ठीक, सौर ऊर्जा पैनल आपसे पूछे इसके निर्माण में कौन कौन चीजें उपयोग की जाती है, तो सिलिकॉन और गैलियम को मिला करके बनाते हैं आपका सौर ऊर्जा पैनल। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से एक प्रश्न से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, और ये एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। और रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, ये प्रश्न आप साइंस से ले सकते हैं या फिर जियोग्राफी से ले सकते हैं। और रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, प्रश्न ये हजारों बार पूछा गया है एग्जामों में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किससे? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किससे? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। इसके अलावा भूकंप की तीव्रता मर्केली पैमाने से भी मापी जाती है। तो ऑप्शन में अगर आपको मर्केली पैमाना मिले तो भी आप लोग भूकंप सही करेंगे। मर्केली पैमाने का संबंध किससे है, तो मर्केली पैमाने का भी संबंध किससे है? भूकंप से। मर्केली पैमाने से भी भूकंप को मापते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कुछ स्टैटिक बातें कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे, सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र कहाँ पे है, सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो सर्वाधिक भूकंप की बात करें या सर्वाधिक ज्वालामुखी की बात करें, विश्व में सर्वाधिक
मुखी या फिर सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं, तो ये प्रशांत महासागर में आते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कहाँ पे आते हैं सर्वाधिक भूकंप, प्रशांत विश्व में सर्वाधिक भूकंप ये प्रशांत महासागर में आता है। ठीक, और प्रशांत महासागर के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक भूकंप तो यहाँ पे आता है और जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को अग्नि वलय कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या फिर अग्नि वलय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे स्थित है या फिर अग्नि वलय कहाँ पे स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए प्रश्न क्या था आपका, कह रहा था कि रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने से आपके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसकी, भूकंप की तीव्रता। इसके अलावा मर्केली पैमाने से भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछ ले भूकंप से संबंधित प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहां पे आते हैं या फिर विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला एरिया कौन सा है, तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। कहां पे, प्रशांत महासागर में। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अग्निवलय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, अग्निवलय क्षेत्र बोलते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक अभी कल के क्लास में हमने बताया है, लेकिन आप लोग फिर से इसको देखिए। सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। अब भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण कैसे हुआ, आखिर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले 3 बैंक थे, देखिए तो यहां पे आप लोग ध्यान रखिए कि बैंक ऑफ बंगाल, और बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल था, उसके अलावा आप लोग ध्यान रखिए बैंक ऑफ मुंबई, 3 बैंकों को आपस में मिला करके बैंक ऑफ मुंबई था, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। उसके अलावा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। कब, 1943 में। और इन तीनों बैंकों को आपस में मिला करके क्या बनाया गया, इन तीनों बैंकों को आपस में मिला करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक बनाया गया। तीनों बैंकों को आपस में मिला करके इंपीरियल, कौन सा बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक बनाया गया। और इंपीरियल बैंक का आगे चल के राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका आगे चल के राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण, इंपीरियल बैंक का आगे चल करके राष्ट्रीयकरण किया गया। अब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955 को। कब हुआ था, 1 जुलाई, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। अब जाकर के इस बैंक का, इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, और इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या रख दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक, इसका नया नाम रख दिया गया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर जाकर के इसकी स्थापना हुई। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस भारतीय जो आपका इंपीरियल बैंक था, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 में, और इसका नाम बदल करके एसबीआई रख दिया गया। क्या रख दिया गया बैंक, इसका नाम एसबीआई। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछे कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक, जिससे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एसबीआई बोलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है या फिर सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास को, जिस बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में, और बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में, इन तीनों बैंकों को आपस में मिला करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, इंपीरियल बैंक को कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये 1921 में इसका मर्ज किया गया तीनों को, और इंपीरियल बैंक बनाया गया। फिर आगे चल के 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसको एसबीआई बैंक में तब्दील कर दिया गया। किसमें, एसबीआई बैंक में बदल दिया गया। इसके वर्तमान हेड दिनेश खारा हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है जनसंख्या से। जनसंख्या से आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते होंगे तो वहां पे आपको प्रश्न मिलता होगा जरूर जनसंख्या से। तो देखिए जनसंख्या के अनुसार भारत की
2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी है? तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या जो वृद्धि थी 17.7 थी। कितनी? 17.7% थी। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है वर्तमान समय में, अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे क्या कि सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन बताएंगे आप लोग? नहीं, चीन नहीं बताएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या सभी लोग जानते हैं कि हो गया विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया? भारत हो गया। क्या हो गया? भारत। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, वेटिकन सिटी में सबसे कम जनसंख्या है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर महाद्वीप के बारे में पूछे तो वही अपना महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है अपना? तो हम लोग अफ्रीका में तो रहते नहीं हैं, हम लोग एशिया में रहते हैं, और एशिया में विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास की करती है। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछे तो आप लोग एशिया बताएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या, ये अध्ययन से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बताएंगे कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न और आप लोग लिखेंगे, जनसंख्या दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई के दिन मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई के दिन। यहाँ पे जितने प्रश्न यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, अगर जो प्रश्न आपको आ रहा है उसको आप लोग मत नोट करिए, लेकिन जो प्रश्न आप पहली बार सुन रहे हैं या फिर आपको नहीं पता है जिसके बारे में, वो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लें, नोटबुक में जरूर नोट कर लें। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो 17.7% है। अगर आपसे पूछ ले कुछ जनसंख्या से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है विश्व में, तो सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या किस देश की है, तो वेटिकन सिटी की सबसे कम जनसंख्या। किसकी? वेटिकन सिटी की सबसे कम जनसंख्या। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 11 जुलाई को, और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में पूछ रहा है। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ, अगर आपसे पूछ ले कि क्यों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाते हैं, क्योंकि सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसके वजह से हम लोग 28 फरवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं रमन प्रभाव की खोज भौतिकी। इसके लिए सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए इनके लिए 1930 में इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला। किसके लिए नोबेल मिला? भौतिकी का नोबेल मिला। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1930 में नोबेल रमन मैग्सेस नोबेल को क्या मिला था? इन्हें सीवी रमन को क्या मिला था? भौतिकी का नोबेल मिला था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे 1930 में। अब कुछ दिवसों के बारे में बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि तटरक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो तटरक्षक दिवस जो है वो 1 फरवरी के दिन होता है। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी। अगर आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस के बारे में अगर आपसे पूछे तो हम लोग कब मनाते हैं? 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, अगर आपसे पूछे कि मातृभाषा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, मातृभाषा दिवस पूछ ले आपसे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपके 21 फरवरी के दिन। कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न का कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसने? सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक,
अब बात कर लेते हैं इसके लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला था। किस क्षेत्र में? भौतिकी क्षेत्र में 1930 में नोबेल भी दिया गया था। इतनी बातें रमन से आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि तटरक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो तटरक्षक दिवस जो है वो 1 फरवरी के दिन मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी के दिन मनाते हैं और मातृभाषा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। तो इतनी बातें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इनका नाम था कौन? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम विनोबा भावे था। क्या था? विनोबा भावे था। अब विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला कौन बनी थी, अगर आपसे पूछे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी, तो वो बनी थी आपके पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। कौन बनी थी? किरण बेदी। और किरण बेदी आपकी भारत की पहली महिला आईपीएस भी थी। और रमन मैग्सेसे जो पुरस्कार, ये मैग्सेसे जो पुरस्कार है इसे क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछे तो इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रमन मैग्सेसे देने की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1958 से। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1958 से इसको दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि रमन मैग्सेसे क्यों दिया जाता है, तो जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके नाम पे? फिलीपींस के राष्ट्रपति। और इनका नाम क्या था? इनका नाम था फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर, रमन मैग्सेसे के नाम पर इसे दिया जाता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रमन मैग्सेसे के नाम पर इसे दिया जाता है। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि इसे प्रदान कहां से किया जाता है, तो मनीला से दिया जाता है। कहां पे? मनीला। और मनीला कहां पे पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। यहां से इसे प्रदान किया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला कौन है जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, तो किरण बेदी हैं पहली महिला जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। अगर आपसे पूछे कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, तो इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं। अगर आपसे पूछे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। और क्यों दिया जाता है, तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं आपके रमन मैग्सेसे, उनके नाम पर के इसे दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर के दिया जाता है। और इसे प्रदान भी मनीला फिलीपींस से किया जाता है। कहां पे? मनीला फिलीपींस। आप लोग जानते हो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मनीला में, फिलीपींस में है। वहीं से इसे दिया जाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आसियान का स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो आसियान की स्थापना की बात करें तो आप लोग बताएंगे 1967 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि आसियान का मुख्यालय कहां पे स्थित है, तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में स्थित है। और जकार्ता कहां पे है? इंडोनेशिया की राजधानी है। कहां पे? इंडोनेशिया में है जकार्ता। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में। आसियान में अगर आपसे पूछे कि आसियान में सदस्य कितने हैं, अगर आपसे पूछे कि आसियान में सदस्य देश पहले 10 थे, अभी वर्तमान समय इसमें 11 सदस्य देश हो गए। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 11 सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि आसियान का नवीनतम सदस्य कौन है, अगर आपसे पूछे कि आसियान जो संगठन है इसका नवीनतम सदस्य कौन है, तो आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्टे है। कौन है? तिमोर लिस्टे आसियान का नवीनतम सदस्य है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आसियान का एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि आसियान का भारत सदस्य नहीं है। क्या है? भारत सदस्य है कि नहीं, अगर आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि भारत सदस्य नहीं है। ठीक, इतनी बातें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, आसियान की स्थापना कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहां पे है? आसियान की स्थापना 1967 में हुआ और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। कहां पे? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। ठीक, और आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 11 सदस्य हैं। और इसका आसियान का नवीनतम सदस्य पूछे तो कौन बना है आसियान का नवीनतम सदस्य? तिमोर लिस्टे बना है। भारत सदस्य नहीं है आसियान का, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत आसियान का सदस्य नहीं है।
अगला प्रश्न है कि दक्षेस या फिर सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी एक संगठन है सार्क, जिसे दक्षेस भी बोला जाता है, और इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पे? काठमांडू। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। अगर आपसे पूछे कि आसियान का सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सार्क का जो स्थापना है वो 1985 में हुआ था। और कहाँ पे स्थापना हुआ था? तो आप लोग बताएंगे ढाका में इसका स्थापना हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग काठमांडू नेपाल में बताएंगे इसका मुख्यालय है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, अगर आपसे पूछे कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें सदस्यों की संख्या 8 है। अगर आपसे पूछे कि क्या म्यांमार इसमें सदस्य देश है, क्या म्यांमार इसमें सदस्य देश है, तो आप लोग बताएंगे कि म्यांमार सदस्य नहीं है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि म्यांमार क्या आसियान का सदस्य है, तो दक्षेस का सदस्य है, तो आप लोग बताएंगे कि म्यांमार जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सदस्य हैं, तो आप लोग नीचे से याद रखेंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। इस तरह से इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 सदस्य हैं। तो इसका हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो दक्षेस का मुख्यालय है आपका काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछे कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1982 में इसकी स्थापना, 1985 है यार, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे स्थापना हुई थी? ढाका में। अगर आपसे पूछे कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। और म्यांमार इसमें सदस्य है कि नहीं, तो आप लोग बताएंगे कि म्यांमार सदस्य नहीं है, ये जो है सदस्य नहीं है। ठीक, म्यांमार। इतनी बातें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी आने का जो मुख्य कारण है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जियोग्राफी से प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि सुनामी आने का कारण नहीं है, तो आप लोग बताएंगे भूकंप जो है सुनामी आने का कारण नहीं है, भूकंप सुनामी आने का कारण है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भूकंपों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे भूकंपों के बारे में कुछ शब्दावलियां, जैसे अगर आपसे पूछे कि भूकंप मूल किसे कहते हैं, तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो उसे भूकंप मूल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूकंप अधिकेंद्र किसे बोलते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र किसे बोलते हैं, तो भूकंप का अधिकेंद्र जहां सर्वप्रथम महसूस हो भूकंप का, उसे भूकंप का अधिकेंद्र बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां पे सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूकंप तरंगों की, अगर आपसे पूछे कि भूकंप, यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि भूकंप के बारे में अगर आपसे पूछे कि औसत गति कितनी होती है, भूकंप तरंगों की औसत गति कितनी होती है, तो इसकी औसत गति आप लोग ध्यान रखेंगे 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 8 मीटर प्रति सेकंड। इसकी 8 मीटर नहीं होगा, यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, सॉरी 8 मीटर, ये आप लोग इसका यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लगता है मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। तो औसत गति इसकी कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी सीरिया में भूकंप आ गया था, सीरिया में भूकंप के लिए बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये आप लोग बताएंगे कि सीरिया में भूकंप से बचाव के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। भूकंप से बचाव के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो फिर से रिवीजन करेंगे कि सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है, तो सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप होता है। अगर आपसे पूछे कि भूकंप तरंगे जो होती हैं उसकी औसत गति कितनी होती है, तो 8 मीटर प्रति सेकंड होती है।
8 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसकी गति इतनी, औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपसे पूछे कि भूकंप मूल की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो भूकंप मूल किसे कहते हैं, जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो उसे भूकंप मूल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं, जहां पे भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव हो उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, जहां पे भूकंप का सर्वप्रथम अनुभव हो। अभी सीरिया में भूकंप आया था, वहां पे भूकंप से बचाव के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, भूकंप से बचाव के लिए ऑपरेशन 2 चलाया गया, ठीक। इतनी बातें हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो देखिए ये यूपी पुलिस वाले के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। इसका आंसर यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, ये लखीमपुर खीरी में है। कहां पे, लखीम, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है और कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ नेशनल पार्कों के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हेमिस नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो हेमिस नेशनल पार्क आप लोग बताएंगे कि ये लद्दाख में स्थित है। कहां पे, लद्दाख में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो भीतरकनिका जो है नेशनल पार्क ये जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको बताया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि फूलों की घाटी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि वहां पे एक आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे कि बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क, या फिर बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछे कि हेमिस नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और वाल्मीकि नेशनल पार्क पूछ ले आपसे तो कहां पे है, बिहार में स्थित है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे हिस्ट्री से जितने आपके बनेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले, इतिहास से इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम आप लोग सुना होगा, आप लोगों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। तो ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था ये है आपका मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अब तक्षशिला विद्यालय में मौर्य काल का शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या होता था, अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या होता था, ये भी तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल में प्रमुख केंद्र क्या होता था, तो आप लोग बताएंगे, आपको नालंदा विश्वविद्यालय बताना है। कौन सा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है, और जो कि कहां पे है, नालंदा जिला बिहार में स्थित है। कहां पे, नालंदा जिला बिहार में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। ये गुप्त वंश का शासक था, कुमारगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किसने करा था, तो ध्वस्त जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। और बख्तियार खिलजी के बारे में ये गोरी का सेनापति था और इसने बख्तियार जो आपका तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त किया था, ठीक। इतनी बातें इससे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो मौर्य काल में यहाँ पे प्रश्न देखिए पहले कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी आपके गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने करवाया था। और इसको ध्वस्त किसने करा था, तो बख्तियार खिलजी ने आगे चल के इसको ध्वस्त किया था, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ पुस्तकों के बारे में। यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं पुस्तकों से संबंधित, जो प्राचीन पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए
और ये एग्जाम में हजारों बार प्रश्न पूछा गया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर जो भी आपके हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है, हजारों बार आप लोग विश्वास मानिए हजारों बार एग्जाम में ये पूछे गए प्रश्न है। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आप लोग बताएंगे कि विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक। कौन है, विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो हेरोडोटस ने लिखा था। हिस्टोरिका नामक पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा था। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता हो गया। अगर आपसे पूछे कि हेरोडोटस को और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पुस्तकों के बारे में अगर आपसे पूछे कि तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी, तहकीक ए हिंद ये पुस्तक किसने लिखा था, तो तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखा था अल-बरूनी ने। किसने, अल-बरूनी ने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। अगर आपसे पूछ ले वहीं पे तहकीक, अगर आपसे पूछे गीत गोविंद के लेखक कौन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, जयदेव बताएंगे। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। इसके अलावा एक पुस्तक है, अगर आपसे पूछे कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो कल्पसूत्र के लेखक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भद्रबाहु है। कौन है, भद्रबाहु है कल्पसूत्र के लेखक। तो इतनी बातें आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त। अगर आपसे पूछे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में किसका वर्णन मिलता है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में यहाँ पे किसका वर्णन मिलता है, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में किसकी जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हेरोडोटस है। कौन है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो अगर आपसे पूछे गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है, अल-बरूनी है तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक। कौन है, तहकीक ए हिंद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह आप लगातार अंत तक क्लास में बने रहिएगा। तो देखिए, कह रहा है कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो ये भी हिस्ट्री से प्रश्न है, हो सकता है आपका कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है। तो विष्णु पुराण का संबंध जो है ये मौर्य वंश से है, मौर्य वंश से है। ठीक, और इस क्लास में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वजह से इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि आने वाले जो भी आपके एग्जाम हो, अगर यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसे आसानी से कर लें। तो यहाँ पे आप लगातार अगर क्लास देखते हैं तो आपके लिए जीएस बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं विष्णु पुराण के बारे में जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिलती है। अब मौर्य वंश के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक या फिर सबसे महान शासक कौन था, तो आप लोग बताएंगे अशोक था मौर्य वंश का सबसे महान शासक। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग क्या बताएंगे कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था, उसका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वायु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, अगर आपसे पूछ ले कि विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, अगर आपसे पूछे कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो वायु पुराण का संबंध जो है ये है आपका गुप्त वंश से। किस वंश से, गुप्त वंश से संबंधित है।
आपका विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। इसके अलावा एक पुराण और है जिसे बोलते हैं मत्स्य पुराण। कई पुराण है, वैसे मत्स्य पुराण अगर आपसे पूछे कि किस वंश से संबंधित है तो ये आप लोग बताएंगे कि सातवाहन वंश से संबंधित है। किस वंश से? सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है। तो विष्णु पुराण का संबंध जो है वो मौर्य वंश से है। किस वंश से? मौर्य वंश के, मौर्य वंश से है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक था। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ थे मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक। अगर आपसे पूछे कि वायु पुराण के बारे में, तो वायु पुराण से जानकारी गुप्त वंश के बारे में मिलती है। और मत्स्य पुराण के मत्स्य पुराण से जानकारी सातवाहन वंश से मिलती है। तो इन पुराणों के बारे में विष्णु पुराण पूछ ले, या फिर वायु पुराण पूछ ले, या फिर मत्स्य पुराण पूछ ले, आप कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप लोग बताएंगे। इसे सातवाहन को आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। कहां से? आनंद मठ से लिया गया है। अगर अब आनंद मठ के बारे में अगर आपसे पूछे कि आनंद मठ की रचना किसने की थी, तो आनंद मठ की रचना या फिर वंदे मातरम की रचना पूछ ले तो आप लोग बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि जो आपका वंदे मातरम है, यहाँ पे हमारा जो वंदे मातरम ये क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय गीत है। ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? संविधान के द्वारा कब अपनाया गया, या फिर संविधान में पूछा जाता है कब अंगीकृत किया गया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। संविधान में इसे अंगीकृत किया गया था और संविधान में इसे अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा तो 1950 में था नहीं। ठीक, तो 24 जनवरी तो अपनाया गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। अब अगर आपसे पूछे कि इसे पहला गायन कब किया गया था? पहला गायन यानी कि पहली बार इसे कब गाया गया था? तो 1896 के जो आपका कोलकाता अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। पहला गायन इसका किया गया था। अगर आपसे पूछे कि इसको गाने में समय कितना लगता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। किसे? 65 सेकंड। अगर आपसे पूछे कि इसको किसके द्वारा गाया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गाया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था पहली बार। और इस जो कोलकाता का 1896 का अधिवेशन है, इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ से। और इस आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगर हमारा जनगण मन पूछे तो क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय गान है। अगर आपसे पूछे कि इसको अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय गान भी है वो भी 24 जनवरी 1950 के दिन ही अपनाया गया था। दोनों को अपनाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न कि अगर आपसे पूछे कि इसका पहला गायन कब हुआ था, हमारा जो वंदे मातरम इसको पहली बार कब गाया गया, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था, उसमें इससे सबसे पहले गाया गया था। और उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले इसे किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, यूपीएससी की पहली जो महिला अध्यक्ष हैं, तो इसका जवाब आप लोग नोट करेंगे। इसका जवाब हो जाएगा रोज मिलियन वैथ्यू। कौन है? रोज मिलियन वैथ्यू। और इनके बारे में एग्जाम में पूछा गया था, और ये पूछे जाती हैं अक्सर करके रोज मिलियन वैथ्यू की यूपीएससी की स्थापना किसने किया था। अब यूपीएससी से संबंधित यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, वो हम लोग पढ़ेंगे सारे प्रश्नों का, या फिर वो चाहे जिस पार्ट से हो, चाहे प्राचीन इतिहास से हो, आधुनिक इतिहास से हो, या फिर पॉलिटी से हो, जितने भी प्रश्न यहाँ पे यूपीएससी से पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के वर्तमान
अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो करंट अफेयर से प्रश्न हो गया। अगर आपसे पूछे कि जो इनके अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, तो अब ये प्रश्न हो गया आपका 6 वर्ष होता है या फिर 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। अब ये पॉलिटी में चला गया। अब आप अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी किस अनुच्छेद में है, यूपीएससी का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसे अनुच्छेद 315 में रखा गया है। तो ये भी आपका पॉलिटी से प्रश्न हो गया। अगर आपसे पूछे कि सिविल सेवा के जनक कौन है, अगर आपसे पूछे कि सिविल सेवा के जनक भारत में किसे कहा जाता है, सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये चला गया आपका आधुनिक इतिहास में, ये प्रश्न आपका चला गया आधुनिक इतिहास में। अगर आपसे पूछे कि सिविल सेवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस, तो ये हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं कब? 21 अप्रैल के दिन मनाते हैं। और ये प्रश्न चला गया किसमें? ये प्रश्न आपका हो गया कहां से? स्टैटिक से। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सारे तरह का प्रश्न आपको रिवीजन में मिल जाएगा। तो देखिए कि यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो रोज मिलियन वैथ्यू है यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। और वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी के कौन है, ये पूछे तो मनोज सोनी है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। कौन है? मनोज सोनी है। और यूपीएससी के जो भी हेड होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उनका कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष कार्यकाल, जो भी इनकी आयु 65 वर्ष अगर पूरी हो जाती है तो भी उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी कि पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 315 में है यूपीएससी। अगर आपसे पूछे कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को माना जाता है। और सिविल सेवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 21 अप्रैल के दिन। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया कि सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं? 21 अप्रैल के दिन मनाते हैं। तो यहाँ पे वो प्रश्न आपको बताया जाएगा जो ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, ये सारे प्रश्न ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मतदान करने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कब किया गया? तो देखिए मतदान करने की जो आपकी न्यूनतम आयु थी पहले थी 21 वर्ष, और इसे 18 वर्ष पूछ रहा है कब किया गया, तो इसे किया गया था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी वो पहले कितने वर्ष थी? वो पहले थी आपके 21 वर्ष थी। अब उसे घटा करके कितना किया गया? तो उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जब मतदान ये 61वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय कार्यकाल किसका था, उस समय किसका कार्यकाल था? तो इस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। कौन? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि अगर आप मतदान करने जाते हैं तो आपके उंगली पे जो निशान लगाई जाती है, उंगली पर निशान लगाई जाती है, वो किस चीज की होती है? वो निशान कैसी होती है? अगर आप मतदान करने जाते हैं तो उंगली पे निशान किस चीज की लगाई जाती है? तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि मतदान करने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कब किया गया था? तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी पहले 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष किया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आपके राजीव गांधी थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उंगली पर जो निशान लगाई जाती है मतदान के समय वो सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न विश्व जियोग्राफी से, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो टीटीकाका झील ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है। तो टीटीकाका झील अगर आपसे पूछे कहाँ पे है तो ये पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे, पेरू एंड बोलीविया की सीमा पे स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। टीटीकाका झील कहाँ पे स्थित है? और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यानी कि विश्व का जो ये सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है और ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है टीटीकाका झील। ठीक,
अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है ब्राजील है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। क्या है, फॉकलैंड दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी बताइए कौन है, सबसे बड़ी नदी बताइए कौन है, तो आप लोग बताएंगे अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, अमेजन नदी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसे। देखिए टिटिकाका झील कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, लेकिन ये पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे स्थित है। ऑप्शन में यही मिलता है, पेरू एंड बोलिविया की सीमा पे। और बाकी लोग तो जानते हैं कि ये अमेरिका में स्थित है, बाकी पेरू और बोलिविया की सीमा पे ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, फॉकलैंड है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। या फिर पूछे कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भी आपके अमेजन नदी हो जाएगी। ब्राजील की सीमा किन देशों से नहीं लगती, तो देखिए दक्षिणी अमेरिका में 14 देश हैं, जिनमें से ज्यादातर देशों से सीमा लगती है ब्राजील की। केवल 2 देशों के साथ सीमा नहीं लगती, और वो कौन कौन से देश हैं, वो पेरू एंड बोलिविया है। कौन कौन देशों के साथ सीमा नहीं लगती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका इक्वाडोर एंड चिली के साथ सीमा नहीं लगती है। ब्राजील की सीमा इक्वाडोर एंड चिली के साथ में नहीं लगती, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इक्वाडोर एंड चिली के साथ नहीं लगती, ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि हम्बोल्ट की जलधारा कहां पे पाई जाती है, हम्बोल्ट की जलधारा कहां पे पाई जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये आपके हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये ब्राजील के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। कहां पे, ब्राजील के ये हम्बोल्ट की जो जलधारा है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो जलधारा है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा सागर बताइए, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा झील बताइए, विश्व का सबसे बड़ा झील बताइए कौन सा है। या फिर अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा झील कौन सा है या फिर आपसे पूछे कि सबसे गहरा झील कौन सा है, तो दोनों का जवाब अलग अलग है। अगर आपसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा झील, तो आप लोग कैस्पियन सागर बताएंगे। क्या बताएंगे, कैस्पियन सागर है विश्व का सबसे बड़ा झील। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, तो बैकाल झील है विश्व का सबसे गहरा झील। कौन है, बैकाल झील है विश्व का सबसे गहरा झील, इससे गहरा झील और कोई नहीं है, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्राजील की सीमा किन 2 देशों से नहीं लगती है, तो इक्वाडोर और चिली से ब्राजील के साथ सीमा नहीं लगती है। अगर आपसे पूछे कि हम्बोल्ट की जलधारा ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। कहां पे, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है विश्व का सबसे बड़ा झील। और विश्व का जो है सबसे गहरा झील कौन सा है, बैकाल झील है विश्व का सबसे गहरा झील है। बैकाल झील है विश्व का सबसे गहरा झील। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो जो है तुलबुल परियोजना जो है ये आपके झेलम नदी पे स्थित है। किस नदी पे, झेलम नदी पे स्थित है। अब झेलम नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, उससे पहले देखिए परियोजना से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि झेलम नदी का उद्गम कहां से माना जाता है, झेलम नदी का उद्गम कहां से हुआ, तो ये राकस ताल से इसका उद्गम हुआ। कहां से, झेलम नदी का उद्गम जो है ये शेषनाग झील से हुआ है, शेषनाग झील से हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि झेलम नदी की लंबाई कितनी है, अगर आपसे पूछे कि झेलम नदी की लंबाई कितनी है,
तो 725 किलोमीटर है। कितनी? 725 किलोमीटर है झेलम नदी की लंबाई। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर जो है वो आपके झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आप लोग बताएंगे, नोट करेंगे इसे, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि जो झेलम नदी है इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम, या फिर ऋग्वेद में इसका नाम क्या मिलता है, तो इसका नाम मिलता है वितस्ता नदी। क्या? वितस्ता नदी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि देखिए तुलबुल परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे स्थित है। किस नदी पे? झेलम नदी पे स्थित है। अगर आपसे पूछे कि झेलम नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। कहां से? शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। और बात कर लेते हैं झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, तो झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम। अगर आपसे पूछ ले कि झेलम नदी अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, मुहाना का मतलब ये अपना जल कहाँ पे गिराती है, या फिर ये किस नदी में जाके मिलती है, तो आगे चल करके ये आपका चेनाब नदी में मिल जाती है। किस नदी में? चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका विलय आगे चल के चेनाब नदी में हो जाता है। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न या फिर हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, वो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है, तो महू में इनका जन्म स्थान हुआ था। और महू कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है महू। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, तो संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को इन्होंने कहा था, तो संविधान की आत्मा इन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन होने पे आप कहां जा सकते हैं? अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 32 के द्वारा आप कहां जाने की स्वतंत्रता मिलती है, तो अनुच्छेद 32 आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता मिलती है। अब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी करता है, तो ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ प्रश्नों के बारे में और देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अध्यक्ष को लेकर के इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। अगर आपसे पूछे कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है, संविधान का जनक किसे माना जाता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि संविधान का जनक और अगर आपसे पूछे कि पहले कानून मंत्री कौन थे, या फिर पहले विधि मंत्री कौन थे, पहले कानून मंत्री कौन थे, तो वो भी आपके BR अम्बेडकर थे। कौन थे? BR अम्बेडकर थे। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? महू में हुआ था। महू कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करती है, और 5 तरह की रिट जारी करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। और संविधान के जनक पूछे कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। पहले कानून मंत्री कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भारत में जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है उस जगह का नाम है मासीन राम। क्या है? मासीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। और मासीन राम कहाँ पे पड़ता है? ये मेघालय में पड़ता है। कहाँ पे? मेघालय में। मासीन राम के मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, भारत में
सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचाई पे स्थित है, तो इस वजह से यहाँ पे बर्फ जमते हैं, ज्यादातर वर्षा कम होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो किस वजह से होती है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है, सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है, तो सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दियों में वर्षा होती है, विक्षोभ की वजह से सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक विक्षोभ के, सर्दियों में वर्षा वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है और क्यों होती है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये आप लोग बताएंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि केरल में, तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है, तमिलनाडु में वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये वाली वर्षा होती है जो उत्तर पूर्व मानसून से। किस? उत्तर पूर्व, तमिलनाडु में वर्षा होने वाली जो मानसून है, कराने वाली मानसून, उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करिए। देखिए, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासिन राम मेघालय राज्य में पड़ता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, सबसे ज्यादा वर्षा होती है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा पहले कहाँ पे होती थी, तो पहले रिकॉर्ड था चेरापूंजी में, और चेरापूंजी भी कहाँ पड़ता था, ये मेघालय में पड़ता था, वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। लेकिन अब रिकॉर्ड कहाँ किस नाम बना है, मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब आपसे पूछे कि सर्दियों में वर्षा कहाँ पे होती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। भारत में सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। अब बात करते थे भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण कौन सा है, तो उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये इन प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 1892 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे, तो 1892 का जो तराइन युद्ध हुआ था, ये तराइन का दूसरा युद्ध था। कौन सा युद्ध था? 1892 वाला जो था, ये दूसरा युद्ध था। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे। किसके हाथों? मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे। और ये तराइन के युद्धों के बारे में देखते हैं हम लोग, तराइन का युद्ध के बारे में देखते हैं। तो तराइन के युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछे कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1992 नहीं है यार, 1991 में है, 1191 में। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। ठीक, अब बात कर लेते हैं तराइन के युद्धों के बारे में। अगर आपसे पूछे पहला युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था, तो सेम चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान, ये पहले युद्ध के बारे में बता रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। इसमें तो विजय हुई थी किसकी, इसमें विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान, 1991 में हुआ था। लेकिन दूसरा वाला जो युद्ध हुआ, तराइन का जो दूसरा युद्ध है, यहाँ पे देखिए दूसरा युद्ध हमने लिखा है ना, तो दूसरा वाला जो युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। तराइन का अगर आपसे पूछे कि तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो तराइन का तीसरा युद्ध है ये आपका हुआ था 1215 में। कब हुआ था? 1215 से 1216 यहाँ पे डेट मिलता है। और ये किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था इल्तुतमिश एंड कुबाचा के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश एंड कुबाचा के बीच में हुआ था तराइन का जो तीसरा वाला युद्ध हुआ था। तो इतनी बातें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि तराइन 1991 की तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे, तो ये पराजित हुए थे मोहम्मद गोरी के हाथों। किसके हाथों? मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे। अब तराइन के युद्धों के बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें। जैसे अगर आपसे पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1991 में हुआ था। और 1992 में तराइन का दूसरा वाला युद्ध हुआ था।
और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और दूसरा वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और जीता कौन था, गोरी विजयी हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1215 से 1216 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, और ये इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में हुआ था। इसमें विजयी हुआ था इल्तुतमिश। ठीक, महानदी और गोदावरी नदियों के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? तो महानदी और गोदावरी नदियों की जो डेल्टा है वो जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। किस मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब महानदी के बारे में बात कर लेंगे, तो चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि महानदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो महानदी का जो उद्गम है सिंहवा पहाड़ी से माना जाता है। कहाँ से? सिंहवा पहाड़ी से यहाँ पे उसका उद्गम है। महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिंहवा पहाड़ी से। अगर आपसे पूछे कि महानदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो हमने बताया उड़ीसा का एक बांध है वो महानदी के किनारे स्थित है, और उसका बांध है क्या? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये महानदी पे बनाया गया है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि महानदी के किनारे, अगर आपसे पूछे कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कटक जो है ये अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे बसा हुआ है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गोदावरी के बारे में अगर थोड़ा प्रश्न आप लोग नोट करना चाहें, गोदावरी तो इसे क्या बोलते हैं? इसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे दक्षिणी गंगा बोलते हैं। दक्षिण की गंगा तो कावेरी को बोलते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिणी गलत हो गया लेकिन आप लोग समझ लेंगे, दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, तो वो गोदावरी नदी को बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि गोदावरी की सहायक नदी जो ज्यादा पूछी जाती है, सहायक नदी गोदावरी की, तो पेन गंगा इसकी सहायक नदी है। कौन सी? पेन गंगा, वेन गंगा इसकी सहायक नदी है। तो इन नदियों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जियोग्राफी से, इंडियन जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया, और यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, महानदी और गोदावरी नदियों के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है, तो महानदी और गोदावरी नदियों के जो डेल्टा है वो आपके जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। अगर आपसे पूछे कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सिंहवा पहाड़ी से उद्गम इसका माना जाता हुआ है। अब महानदी पे कौन से बांध बनाए गए हैं, तो इस पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। महानदी पे हमने कई बार बताया है। तो और ये बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है, तो कटक जो शहर है उड़ीसा केंद्रीय चावल अनुसंधान है भारत का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदियों के बारे में। इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। इसकी सहायक नदी क्या है? वेन गंगा, पेन गंगा इसकी सहायक नदी है, वेन गंगा भी इसकी सहायक नदी है। अब अगर आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। अगर आपसे पूछे कि चार मीनार का निर्माण किसने करा था, अगर आपसे पूछे कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछे कि अब कुछ स्मारकों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बार बार स्मारकों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे स्मारकों के बारे में प्रश्न देखेंगे, जैसे अगर आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, बुलंद दरवाजा, और इसे किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, और ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने इसका निर्माण कराया था। किसने? अकबर ने निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछे कि हवा महल कहाँ पे स्थित है, हवा महल कहाँ पे स्थित है, तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगर आपसे पूछे स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पे लिखे हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर जो है आपका अमृतसर पंजाब में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिख धर्म से संबंधित है स्वर्ण मंदिर। ठीक,
तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे पूछे चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछे कि विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। और बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हवा महल कहाँ पे स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? हवा महल। स्वर्ण मंदिर पूछे तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में। गुजरात विजय के याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जियोग्राफी से प्रश्न है और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, जो आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से या फिर स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रश्न को। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो ये आपका किस नदी में पूछा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र अपना इसका अलग ही इतिहास है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा डिटेल में खींच देते हैं। देखिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो वो 2900 किलोमीटर आप लोग बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर के पास से माना जाता है। मानसरोवर के पास से माना जाता है, वहां पे मानसरोवर के पास से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को पूछा जाता है कि अलग अलग जगहों पे, तिब्बत में मानसरोवर के पास से इसका उद्गम माना जाता है, अलग अलग जगहों पे इसे किस नाम से जानते हैं, ये भी पूछा जाता है। जैसे तिब्बत में इसे कहते हैं, तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को? तिब्बत में सांगपो कहते हैं। फिर ये आता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है और अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाएगा इसको किस नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। फिर आगे चल के ये जाता है आपका असम में। अगर आपसे पूछे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे चल के प्रवेश करता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो इसे जमुना नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से ब्रह्मपुत्र से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे स्थित है? तो जो माजुली नदी द्वीप है, ये अगर आपसे पूछे किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि ये असम में स्थित है। किस राज्य में? असम में स्थित है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप का मतलब क्या? कि जो नदी में बना द्वीप है उसे नदी द्वीप बोलते हैं। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ? मानसरोवर झील पे, मानसरोवर झील के पास से होता है, तिब्बत से होता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो इसे सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। अब अगर आपसे पूछ ले कि मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर आपसे पूछे कि मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछली का अध्ययन हम लोग करते हैं किस शाखा में? किस शाखा में करते हैं मछली का अध्ययन? तो ये कहलाता है मछली पालन पीसी कल्चर से संबंधित है। पीसी कल्चर। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीसी कल्चर में मछली के बारे में कल्चर यानी कि खेती यानी कि मछली का पालन किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे पीसी कल्चर में। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगर आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है आपका झींगा मछली से। किससे? झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। अगर आपसे पूछे कि लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है लाल क्रांति आपका मांस से भी है और टमाटर से भी है। मांस और टमाटर से संबंधित है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। किससे? अंडा से है रजत क्रांति का संबंध। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध। अगर आपसे पूछे कि मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मछली का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर, मछली पालन कहलाता है।
और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध से है श्वेत क्रांति का संबंध। अगर आपसे पूछे कि रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से होता है, और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली से होता है, और लाल क्रांति का संबंध जो है वो आपका टमाटर और मांस से होता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? और ये पॉलिटी से प्रश्न संबंधित है, और यहाँ पे हम लोग पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ये थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सुकुमार सेन। अगर आपसे पूछे कि भारत के वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो भारत के जो वर्तमान समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है आपका राजीव कुमार। क्या है? उनका नाम राजीव कुमार है, राजीव कुमार। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग की भारत में स्थापना कब हुई थी, तो चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और चुनाव आयोग का अगर आपसे पूछ ले कि कार्य क्या है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, एक कि इसका कार्य क्या है, तो यहाँ पे इसका कार्य कि स्वतंत्र एंड निष्पक्ष चुनाव कराना इसका काम है। ठीक, इसका काम क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसका काम है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। कौन है? रमा देवी हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? रमा देवी। अगर आपसे केवल पूछे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सुकुमार सेन है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार बताएंगे, वर्तमान चुनाव आयुक्त है। अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से चुनाव कराना इसका काम होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट करेंगे कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है चार्ल्स डार्विन। कौन है? इस पुस्तक के लेखक डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन है। अब अगर आपसे पूछे कि जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो अगर आपसे पूछे कि जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जैविक विकास के सिद्धांत देने वाले हैं आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही जैविक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, अब कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे, जो कि एग्जाम में पूछे गए पुस्तक हैं, अगर आपसे पूछे कि कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रंजन गोगोई। कौन है? रंजन गोगोई हैं। और रंजन गोगोई कौन है? ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं भारत के। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अब बात कर लेते हैं टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ की भी पुस्तक एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विक्रम सेठ की पुस्तक है टू लाइव्स। ठीक, ये TOO वाला 2 है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, TWO वाला 2 है, सॉरी, टू लाइव्स। अगर आपसे पूछे कि चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो चेंजिंग इंडिया जो है ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है। किसकी? मनमोहन सिंह की पुस्तक है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका रिवीजन के बारे में। तो देखिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत दिया था। जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ये बात भी एग्जाम में पूछी गई है। अब कोर्ट्स ऑफ इंडिया पुस्तक SSC GD के एग्जाम में पूछा गया था, रंजन गोगोई की पुस्तक है। टू लाइव्स पुस्तक SSC GD एग्जाम में पूछा गया है, विक्रम सेठ
विक्रम सेठ की पुस्तक है। उसके अलावा चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की पुस्तक है। ये भी पूछा गया था आपका एसएससी जीडी एग्जाम में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब अगर आपसे पूछे कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये संबंधित किससे था? अगर आपसे पूछे कि गांधी इरविन समझौता ये संबंधित किससे था, तो ये संबंधित था आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग जानते होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। हाँ, तो ये संबंधित था आपका गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। नमक कर तोड़ने के लिए गांधी जी ने इसे चलाया था, जिसे नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, और ये चलाया गया था। इसके लिए इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू की थी। कौन सी मार्च? दांडी मार्च शुरू की थी। और ये कब से कब तक चला था? तो ये 12 मार्च से लेकर के, दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था। कब? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1931 तक चला था दांडी मार्च। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो दांडी मार्च ये कहाँ से कहाँ तक था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, हजारों बार पूछा गया है। तो ये साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक चला था। कहां तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चलाया गया था। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और ये संबंधित किससे था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और नमक सत्याग्रह भी इसे कहते हैं। इसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च चलाई थी, और 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक 1931 तक चला था। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की ये यात्रा थी। किससे? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की यात्रा थी। अगर आपसे पूछे कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित किया जाता है, जो 2020 वाला ओलंपिक है वो हो चुका है, 2024 में हम लोग जी रहे हैं, और 2020 वाला ओलंपिक हो चुका है, और ये टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो जापान में हुआ था। अब यहाँ से ये प्रश्न क्यों लिया गया है? अगर आपसे पूछे कि अब आगामी जो ओलंपिक होने वाला है उसके बारे में हम आपको बता सके, इस वजह से ये प्रश्न यहाँ पे लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि ये जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है, ये आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है यहाँ पे, ये 4 वर्ष पे होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। अब बात कर लेते हैं 4 वर्ष पे ओलंपिक खेलों का आयोजन तो होता है, ये तो हो गया। अब अगर आपसे पूछे 4 वर्ष पे ओलंपिक खेलों का आयोजन, तो अब 2020 में हो चुका है जब ओलंपिक, तो 2024 में कहाँ पे होगा? तो 2024 में पेरिस में होगा। कहाँ पे? पेरिस। और पेरिस कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस। यहाँ पे ओलंपिक होगा 2024 में। अगर फिर 2024 के बाद 2028 में कहाँ पे ओलंपिक होगा? तो ये होगा लॉस एंजल्स में। कहाँ पे? लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ पे पड़ता है? ये अमेरिका में, अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पे होगा ओलंपिक 2024 में, अमेरिका में होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक जो ध्वज होते हैं, इसमें गोले कितने होते हैं? ओलंपिक ध्वज में गोले 5 होते हैं, जो 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं। तो पहले इसका रिवीजन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछे कि 2020 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये हो चुका है टोक्यो जापान में। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक का आयोजन कितने वर्ष पे होता है, तो 4 वर्ष पे होता है। 2024 में जो ओलंपिक है पेरिस फ्रांस में हुआ था, और 2028 वाला जो ओलंपिक है लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ था। ठीक, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। और जो ओलंपिक ध्वज होते हैं इसमें गोलों की संख्या 5 होती है, और अलग अलग कलर के होते हैं, जो अलग अलग महाद्वीप को इंगित करते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ जुड़िए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए, और अपनी तैयारी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए, और अपनी सामान्य ज्ञान की जो जानकारी है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि खुशी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ नहीं होती।